हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं मौर्य वंश हमारा खत्म हो चुका है। मौर्य वंश के बाद हम देख रहे हैं शुंग वंश। शुंग वंश जो इसका संस्थापक है कौन है? वो है पुष्यमित्र शुंग। इसने बृहदत्त की हत्या करके, यानी बात करें तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके अपना शुंग वंश की स्थापना करता है। और ये कौन से धर्म यानी जाति से संबंधित रखता था? ब्राह्मण धर्म से संबंधित रखता था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण धर्म भी, और ब्राह्मण साम्राज्य भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण साम्राज्य। इसी को ब्राह्मण साम्राज्य भी कहते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य। अगर आपसे पूछा जाए कि मगध वंश यानी मगध के शासक में, मगध में ऐसा कौन सा वंश था? ये ब्राह्मण साम्राज्य कौन है? ये ब्राह्मण वंश ऐसा कौन सा वंश था जो ब्राह्मण वंश था? तो आपका कौन सा हो जाएगा? शुंग वंश हो जाएगा। तो चलिए क्या देखना है? शुंग वंश। शुंग वंश। शुंग वंश में हमने देखा था कि यह ब्राह्मण था, बौद्धों का विरोध करता था। इसने क्या किया था? काम क्या किया था? इसने किया था कि सांची के स्तूप की खिड़कियां बनवाई थी। और यहीं पर एक बौद्ध जो आपका एक और स्थल था, उसकी भी खिड़कियां लोहे से बनवाई थी। तो इसके आगे हम देखेंगे इसी ने क्या किया था कि सांची का जो स्तूप था उसका आकार दोगुना करवाया था। इसने क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप का, आज जो मध्य प्रदेश में जो स्तूप है सांची के स्तूप, उसका आकार इसने क्या किया? दोगुना करवाया। यानी कि जो आज का जो सांची का स्तूप है वो किसके द्वारा निर्माण करवाया गया है? यानी किसके द्वारा बनवाया गया है? बड़ा करवाया गया है। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक, इसी के शासनकाल में हुआ था, यानी इसी के समय हुआ। लिख लेते हैं। सांची के स्तूप का आकार दोगुना करवाया। क्या काम किया था इसने? सांची के स्तूप को दोगुना करवाया था और इसी के खिड़कियों को तांबे से बनवाया था। अब हम इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे हमारा इसने क्या किया था? बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण इसी वंश के समय हुआ था। इसका बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण, बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण इसी वंश के समय हुआ। बौद्ध चैत्य का निर्माण किसके समय होता है? शुंग वंश के समय होता है। आगे हम देखते हैं। इसी के समय यानी शुंग वंश के समय बौद्ध धर्म की जो पुस्तक है कौन सी? जातक ग्रंथ की रचना होती है। शुंग वंश के समय, शुंग वंश के समय बौद्ध जातक ग्रंथ की, कौन सा ग्रंथ था? जातक ग्रंथ की रचना होती है। जातक ग्रंथ की रचना होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जातक ग्रंथ की रचना कब होती है, तो बौद्ध शुंग वंश के समय होती है। और जातक ग्रंथ, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जातक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित रखता है, वो आपको हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित रखता है। कब इसकी रचना हुई थी? तो इसकी हुई थी शुंग वंश के समय। अगला पॉइंट हम देखते हैं। इसी के समय पाणिनि की लिखी हुई पुस्तक कौन सी? अष्टाध्यायी। तो इसी वंश के समय, इसी समय पाणिनि ने अष्टाध्यायी
अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की, पुस्तक की रचना किया। इसके समय पुस्तक देख लीजिएगा, जातक ग्रंथ की रचना होती है शुंग वंश के समय। अष्टाध्यायी की रचना कब होती है? शुंग वंश के समय। कौन करता है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अगली एक पुस्तक है मनुस्मृति की रचना इसी के समय होती है। कौन सी स्मृति? मनुस्मृति, जिसकी रचना कौन करते हैं? मनु। मनुस्मृति की रचना इसी समय होती है। मनुस्मृति की रचना कब होती है? इसी शुंग वंश के समय होती है। और मनुस्मृति के लेखक यानी कौन माने जाते हैं? इसके रचनाकार मनु माने जाते हैं। मनु। तो मनुस्मृति की रचना किसने की? मनु ने की। ठीक। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अब हम ये देखते हैं एक पुस्तक और है आपकी, वो कौन सी है? हरिवंश पुस्तक है, जिसकी रचना किसने की? जिनसेन ने की। जिनसेन ने किसकी रचना की? कौन सी पुस्तक की? जिनसेन ने हरिवंश की रचना की। हरिवंश की रचना की। इसके समय कितनी पुस्तकों की रचना होती है? एक तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित जातक ग्रंथ हो गया, इसी के समय रचना होती है। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। और मनुस्मृति की रचना इसी के समय होती है। और हरिवंश, इसकी रचना कौन करता है? जिनसेन करता है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं इसके समय प्रमुख 2 युद्ध होते हैं। इसके समय प्रमुख 2 युद्ध होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। और बस यहाँ से फिर हम ये देखेंगे इसमें कुल यानी शुंग वंश में अगर देखा जाए तो कुल कितने शासक होते हैं? 10 शासक होते हैं, जिनमें से हमें केवल आपको संस्थापक याद रखना और इसका अंतिम शासक याद रखना है। बस इतना देखते हैं। यहाँ से फिर हमारा शुंग वंश समाप्त हो जाएगा। फिर आ जाएगा इसी का जो अंतिम इसका जो शासक रहेगा, उसका मंत्री उसकी हत्या करके अगला कांडव वंश की जो है स्थापना करता है, उसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना देख लेते हैं। इसके समय प्रमुख 2 युद्ध होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है विदर्भ का युद्ध और एक है यवन आक्रमणकारी। प्रमुख 2 युद्ध, पहला कौन सा है? विदर्भ का युद्ध। विदर्भ का युद्ध है। ये युद्ध क्यों हुआ था? ये युद्ध आपका विदर्भ जो राज्य था, इसी को क्या कहते हैं? विदर्भ को ही दूसरे नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? बरार के नाम से। बरार के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें विदर्भ यानी बरार में क्या था कि उत्तराधिकारी के पद के लिए यहाँ पर युद्ध चल रहा था। तो इसने क्या किया, यानी शुंग वंश के समय यहाँ का जो शासक था, तो अग्निमित्र जाता है और क्या करता है, यहाँ जो है इन्हें हरा देता है। यानी कि अग्निमित्र के नेतृत्व में युद्ध होता है। किसके नेतृत्व में? अग्निमित्र के नेतृत्व। और इसमें जीतता कौन है? शुंग वंश, यानी कि ये अग्निमित्र के नेतृत्व में युद्ध जीता गया। ठीक। विदर्भ का जो युद्ध होता है, तो शुंग वंश के तरफ से कौन नेतृत्व करता है? अग्निमित्र करता है। इसके नेतृत्व में सेना जाती है और विदर्भ के युद्ध में जीत के इन्हें हरा के आ जाती है। फिर दूसरा जो है हमारा, दूसरा है आपका यवन आक्रमणकारी, यानी एक आक्रमणकारी आया था। कौन था? यवन आक्रमणकारी।
यवन आक्रमणकारी युद्ध। इसमें क्या होता है, एक बाहरी आक्रमणकारी आता है, यवन आक्रमणकारी आता है, हमला करता है, यानी शुंग वंश के समय ये जो यवन आक्रमणकारी आता है हमला करता है। इसको भी ये भी युद्ध कौन लड़ता है, अग्निमित्र लड़ता है, और अग्निमित्र के नेतृत्व में इसे हरा दिया जाता है। अग्निमित्र के नेतृत्व में यह युद्ध जीता गया। इसके प्रमुख दो युद्ध, शुंग वंश के समय प्रमुख दो युद्ध कौन कौन से होते हैं? एक तो विदर्भ का बरार का युद्ध, ये किस लिए होता है ये भी लिख लेते हैं। उत्तराधिकारी पद के लिए उत्तराधिकारी पद के लिए यहाँ पर विदर्भ यानी बरार पर मतभेद चल रहा था, यानी युद्ध चल रहा था। तो क्या किया शुंग वंश के यानी अग्निमित्र ने क्या किया, अपनी सेना ले जाकर गया और इन्हें हरा देता है। ठीक, तो ये युद्ध हो गया। दूसरा यवन आक्रमणकारी आया था, जो कि शुंग वंश में यानी बात करें तो मगध पर हमला करने आया था। तो अग्निमित्र ने क्या किया, उस समय शासक किसका था, शुंग वंश का था। शुंग वंश के शासक अग्निमित्र ने क्या किया, इसे हरा देता है, मार के भगा देता है। अगला हम देखते हैं इसके आगे। फिर हम ये देखते हैं कि शुंग वंश में कुल कितने शासक हुए, 10 शासक हुए शुंग वंश में। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए। शुंग वंश में कुल कितने शासक हुए, 10 शासक हुए। अब आपको 10 शासक को जान को कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन आएगा शुंग वंश में तो केवल आपको पुष्यमित्र शुंग से आएगा, जो कि उसके संस्थापक, इनके बारे में याद रखिएगा। कौन से धर्म से बिलोंग करते थे, इन्हें किस जाति से बिलोंग करते थे, तो आपका ब्राह्मण जाति हो जाएगी। ये पूछा जाएगा इसने काम क्या किया, कितने युद्ध होते, प्रमुख तो आपके युद्ध है कुल। इनके जो कुल वंश यानी शुंग वंश में कुल शासक कितने थे, 10 थे। देखते हैं इसमें जो इस समय जो 9वें शासक थे, हम देखते हैं इसके जो 9वें शासक थे कौन थे, भागभद्र। इसके 9वें शासक भागभद्र थे। 9वें शासक कौन से, भागभद्र थे। इतना आप नोट करिए। फिर इसके आगे और लिखते हैं, इनके समय एक विदेशी राजदूत आता है, उसे देखते हैं कौन है। इतना आप लिखिए। भागभद्र के समय विदेशी राजदूत हेलियोडोटस
हेलियोडोटस आया और इसने ब्राह्मण धर्म को अपना लिया। विदेशी राजदूत हेलियोडोटस कब आता है? तो शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के समय आता है और ये क्या करता है? ब्राह्मण धर्म अपनाता है और इसने विष्णु भगवान के सम्मान पर एक लेख लिखवाता है। कौन सा? गरुड़ ध्वज अभिलेख। कौन सा? गरुड़ ध्वज अभिलेख। इसने गरुड़ ध्वज अभिलेख भगवान विष्णु के सम्मान पर लिखवाया। ठीक, अब हम देखते हैं इसका अंतिम शासक कौन था। जो अंतिम शासक यानी 10वां शासक था वो कौन था? देवभूति था। इसका अंतिम शासक देवभूति था। इसी की हत्या इसी के मंत्री वासुदेव कर देते हैं। इसका अंतिम शासक देवभूति था। इसी का मंत्री इसकी हत्या कर देता है। इसी का मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या कौन करता है? वासुदेव करता है। अंतिम शासक कौन है? देवभूति है। देवभूति की हत्या इसी का मंत्री वासुदेव करता है और इसकी हत्या कर क्या करता है? कांडवंश की स्थापना कर देता है। कांडवंश की स्थापना कर देता है। कांडवंश की स्थापना करता है। चलिए थोड़ी सी ये देख लेते हैं कि इसका जो शासन काल होता है यानी शुंग वंश का, वो कब से कब तक चलता है? 185 से 73 ईसा पूर्व तक। 185 से 73 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ से आपका शुंग वंश समाप्त होता है। हमने देख लिया इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। इसके 9वें शासक कौन है? भागभद्र। इसके समय एक विदेशी राजदूत हेलियोडोटस आता है जो क्या करता है? अभिलेख लिखवाता है। किसके? गरुड़ ध्वज अभिलेख किसने लिखवाए? तो हेलियोडोटस ने लिखवाया था। क्यों लिखवाया था? भगवान विष्णु के सम्मान पर लिखवाया था। ठीक। अंतिम शासक देवभूति, इसकी हत्या कौन करता है? इसी का मंत्री वासुदेव करता है और कांडवंश की स्थापना कर देता है। तो आज के लिए यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगली वीडियो हम कांडवंश देखेंगे। कांडवंश के बाद हमारा आएगा सातवाहन वंश, जो कि इसमें कुछ नहीं, आपको केवल संस्थापक दोनों में याद रखना है और इसमें कुछ नहीं। तो फिर आप अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।